बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कौमी आमदनी का तवाज़ुन यानी कि इक्विलिब्रियम इन नेशनल इनकम। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में कौमी आमदनी के तवाज़ुन यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम के हवाले से टॉपिक पढ़ा था। जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था वो एक क्लोज इकॉनमी यानी कि टू सेक्टर इकॉनमी के हवाले से था, यानी कि जिसका दूसरे ममालिक के साथ कोई लेन देन नहीं होता। जो भी इनकम जनरेट होती है किसी मुल्क के अंदर वो क्या होती है, या तो कंज्यूम हो जाती है या वो इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाती है। यानी कि या तो वो हम जो भी इनकम कमाते हैं वो या तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने रोज़मर्रा के मामलात में, या हम उसको इन्वेस्ट कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी इकॉनमी को हम क्लोज इकॉनमी कहते हैं। ठीक है, क्लोज इकॉनमी के मॉडल्स को लेके जो पहला मॉडल हमारा था वो था एटोनमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि खुद इख्तियार सरमायाकारी। ऐसी सरमायाकारी जो कि हमारी इनकम की वजह से तब्दील नहीं होती। ठीक है, आई इज़ इक्वल टू आई नॉट, यानी कि जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट वो कह लें कि होगी वो सारी की सारी खुद इख्तियार होगी, यानी कि इनकम के साथ वो तब्दील नहीं होगी। जबकि तोफ़ाइल सर्फ यानी कि कंजम्पशन फ़ंक्शन क्या होता था कि हमारा कंजम्पशन फ़ंक्शन डिपेंड करता था जो हमारी ऑटोनमस कंजम्पशंस हैं प्लस जो हमारी कह लें कि कंजम्पशन इनकम के साथ तब्दील होती थी। ठीक है, इसको हमने कैसे निकालना था, सॉल्व करना था, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक सेकंड यानी कि तरगीब याफ्ता सरमायाकारी की सूरत में कौमी आमदनी का तवाज़ुन, यानी कि ये सेकंड मॉडल है एक क्लोज्ड इकॉनमी का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट होती है ये इंड्यूस यानी कि तरगीब याफ्ता होती है। यानी कि जैसे हमारा कंजम्पशन फंक्शन था जो कि इनकम के साथ तब्दील होता जा रहा था, यानी कि हमारी कंजम्पशन क्या होती थी, कुछ कंजम्पशन हमारी कांस्टेंट होती थी यानी कि फ़िक्स होती थी, और कुछ कंजम्पशन हमारी इनकम के साथ तब्दील होती थी। यहाँ पे तरगीब याफ्ता सरमायाकारी में भी वही रिलेशन पाया जाएगा। यहाँ पहले हमारा आई जो था वो इक्वल टू आई नॉट होता था, यहाँ पे हम आई नॉट प्लस एम वाई, यानी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है जैसे हमारा बी शो करता था हमारी इनकम में के चेंज को, यहाँ पे एम शो करेगा हमारी इनकम में तब्दीली को। यानी कि यहाँ पे आपकी जो इक्विलिब्रियम फॉर्म बनेगी वो y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई होगा, तो c की जगह c की वैल्यू c नॉट प्लस बी वाई, और i की जगह i की वैल्यू i नॉट प्लस एम वाई। ठीक है, लास्ट में सिर्फ अगर आपको याद हो तो आपके पास सिर्फ बी वाई में y कॉमन होता था, लेकिन यहाँ पे आपके पास एम वाई भी है। तो आप क्या करेंगे कि हम y एज इट इज़ रहेगा, बी वाई जो है ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव का बी वाई हो जाएगा, और पॉजिटिव का एम वाई जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव का एम वाई। सी नॉट और आई नॉट एज इट इज़ राइट साइड पे रहेंगे। ठीक है, इन तीनों में y कॉमन है तो y को कॉमन ले लिया, तो y की जगह 1 आ गया, b जो है वो b रहा और y की जगह 1 आ गया, तो और m भी जो है क्योंकि y कॉमन ले लिया था तो सिर्फ m बच गया। ठीक है, अगर c इज़ इक्वल टू सी नॉट। ठीक है, इस तमाम को 1 माइनस बी एम के साथ आपने जब डिवाइड कर दिया, काट दिया, तो y ये तो आपस में कट गए, लेकिन ये जब इस साइड पे आएगा तो सी नॉट प्लस आई नॉट 1 माइनस बी ओवर माइनस एम आ जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन दी गई हों, सी की जगह सी की वैल्यू, आई की जगह आई की वैल्यूज़ दी गई हों, तो इन्हीं वैल्यूज़ को आपको जब आप पुट करेंगे तो आपके पास इनकम निकल आएगी। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, देखें सी हमारे पास क्या है 90 प्लस 0.6 वाई, और आई हमारे पास क्या है 30 प्लस 0.10 वाई। 0.60 वाई का मतलब ये है कि हम अपनी इनकम का 0.60% जो है वो खर्च कर देते हैं, और 0.10% जो है हम अपनी इन्वेस्टमेंट में आगे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो सिर्फ सिंपली सी नॉट की जगह सी नॉट की वैल्यू 90 पुट कर दी गई, आई नॉट की जगह आई नॉट की वैल्यू 30 पुट कर दी गई, 1 एज इट इज़ रहा, बी की जगह बी की वैल्यू 0.6 और एम की जगह एम की वैल्यू 0.10 पुट किया। ठीक है, इन सब को जब पुट किया हमने तो इनको आपस में प्लस माइनस सारा करने के बाद हमारे पास 90 प्लस 30 120 आ गया। 1 माइनस 60 में से जब आपने 1 में से 0.60 को माइनस किया तो ये जो आंसर है उसमें से आपने 0.10 को माइनस किया तो आपके पास जो है 1.060 जो है। ठीक है, इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 0.40। 0.40 में से 1.0 माइनस करेंगे तो आपके पास 0.3 बच जाएगा। ठीक है, 120 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 400, यानी कि आपकी इनकम कितनी हो जाएगी 400 आपका वाई निकल आएगा। वाई की जगह आप वाई की वैल्यूज़ पुट कर दें, सिंपल सी की जगह सी की जो सी के पास सी हमारा क्या था सी नॉट प्लस बी वाई, सी नॉट की जगह सी नॉट की वैल्यू 90, 0.60 एज इट इज़ रहा, और वाई की जगह वाई की वैल्यू 400 पुट कर दी जो हमारा आंसर आया था। तो हमारे पास जो हमारी कंजम्पशंस निकल आई वो 330।
इसी तरह आई नॉट में उसकी वैल्यूज़ को पुट करने में वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट की तो 30 एज इट इज़ रहा। 0.10 को जब 400 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, तो 30 + 40 इज इक्वल टू 70। ठीक है, यानी कि हमारी इनकम किस चीज़ के इक्वल होती थी, C + I की। तो हमारा C क्या निकला 330 और I क्या निकला 70। 30 + 70 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर सेविंग्स के हवाले से बात की जाए, ठीक है, तो वही चीज़ आप इसमें पुट करें सेविंग्स। ठीक है, 400 आपकी अगर इनकम हो, उसमें से आप कंजम्पशंस कितनी कर लें, 330 कंजम्पशंस कर लें, तो आपकी सेविंग्स हमेशा किस चीज़ के इक्वल होता है, S हमेशा किस चीज़ के इक्वल होता है, Y - C। Y हमारा कितना निकला था 400 और C हमारी कंजम्पशंस कितनी थी 330, तो हमारी सेविंग्स कितनी है 50। हमने क्या पढ़ा था कि जो भी क्लोज्ड इकॉनमी में होती है वहाँ पे हमेशा S इज़ इक्वल टू I होता है, यानी कि सेविंग्स हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे देखें हमारी इन्वेस्टमेट कितनी हुई थी, I कितना हुआ था 70, और अगर हम S की बात करें तो ये भी 70, इट्स मीन के 70 = 70। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट दूसरा मेथड होता है जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है, Y इज़ इक्वल टू C + I, C की जगह C की और I की जगह I की वैल्यूज़ को एज इट इज़ रखा। ठीक है, और इधर आके Y को कॉमन ले लिया, Y वाली वैल्यूज़ को। तो ये सारा वही नॉर्मल मेथड है, लेकिन आपका आंसर इसमें भी सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद बचतों वाला आ जाता है। बचतों की जगह आप सिंपली जो भी वैल्यूज़ थी आपके पास, सेविंग्स वाला जो फंक्शन था, यानी कि हमारा सेविंग फंक्शन क्या था, अगर आप लोगों को हमारा सेविंग फंक्शन याद हो तो वो था नेगेटिव का C0 + 1 - BY। तो इसी की जगह आप क्या कर दें, इनकी सारों की वैल्यूज़ को पुट कर दें। लेकिन आप अगर याद यहाँ पे आपके पास जो आएगा, क्योंकि ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे I की जगह पहले हमारे पास सिर्फ I0 होता था, अभी I0 की जगह हमारे पास MY भी आ जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं वैल्यूज़ को आप डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। उसके बाद आता है थर्ड मॉडल। थर्ड मॉडल जो है, जब सरमायाकारी शरह सूद का तफ़ाइल हो, यानी कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट बेस कर रही हो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो फिर आपका जो थर्ड मॉडल बनेगा वहाँ पे C एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, I पहले जो हमने इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातें की थी, पहली जो इन्वेस्टमेंट की थी वो थी ऑटोनमस, यानी कि खुद इख्तियार, यानी कि I इज़ इक्वल टू I0। दूसरा जो मॉडल पड़ा उसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो बेस कर रही थी हमारी इनकम पे, तो वहाँ पे हमारा क्या था I0 + MY। यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सूद का तफ़ाइल है। ठीक है, सरमायाकारी जो है वो शरह सूद का तफ़ाइल है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम I की जगह जो वैल्यूज़ लिखेंगे वो लिखेंगे H0 - H1R। ठीक है, H0 यानी कि खुद इख्तियार सरमायाकारी जो कि इनकम की वजह से तब्दील नहीं होगी, और H1R का मतलब ये है कि तरगीब याफ्ता सरमायाकारी, ऐसी सरमायाकारी जो हमारी R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से क्या हो रही हो, तब्दील हो रही हो। सिंपली बाकी उसी तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे। Y इक्वल होता है C + I, C की जगह C की वैल्यू और I की जगह I की वैल्यू। C की जगह C की वैल्यू C0 + BY और I की जगह I की वैल्यू H0 - HIR एज इट इज़ रहा। हमारे पास Y वाली दो ही वैल्यूज़ हैं, एक ये Y है और एक BY, तो इनको सेम कर देंगे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, बाकी राइट साइड वाली हमारी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। इसमें से क्योंकि दोनों में Y है तो Y को कॉमन लेके हम 1 - B कर लेंगे। ठीक है, और 1 - B को बोथ साइड से जब काटेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, उससे 1 - B इधर रह जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर आपके पास इक्वेशन दी गई हो तो इसी इक्वेशन को जब आप वैल्यूज़ जो है अपनी पुट करेंगे एज इट इज़, तो आपके पास क्या होता जाएगा, आंसर आता जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ यहाँ पे R जो है आपके पास R की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, HI की जो वैल्यू है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये देखें I की वैल्यू C हमारे पास है 80 + 0.8 Y, I है 100 - 4% R, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी 4% है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 4 इस जगह H0 की जगह H0 की वैल्यू 100 पुट करेंगे। H1 जो है, H1 भी आपका क्या है 4%, तो 4 ही पुट करेंगे, और R भी आपका 4% है तो 4% ही पुट करेंगे, और बाकी तमाम इक्वेशन को एज इट इज़ सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 3 सेक्टर इकॉनमी। अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े वो 2 सेक्टर इकॉनमी थी, जहाँ पे हमारा क्या था कि सिर्फ जितनी हमने कंजम्पशंस करनी है, हमारी इनकम बेस कर रही होती थी 2 मॉडल पे, 2 जो हमारा
क्लोज इकॉनमी में था वो हमारा था, वहाँ पे y हमारा C+S या C+I के इक्वल होता था, ठीक है। यानी कि या तो हम जितना कंजम्पशंस करते थे प्लस हमारी सेविंग्स या कंजम्पशंस प्लस हमारी इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर हम 3 सेक्टर इकॉनमी की बात करेंगे तो वहाँ पे 3 सेक्टर इकॉनमी इसलिए 2 सेक्टर से इसलिए कहा जाता था कि वहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ 2 होती थी। अभी 3 सेक्टर इकॉनमी में हमारे पास C+I+G भी आ जाएगा। जी मतलब कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, एक हुकूमत को शामिल करने के बाद बंद मईशत का जो मॉडल होता है वो 3 सेक्टर इकॉनमी में कहलाता है, जहाँ पे क्या होता है कि अवाम, प्रोड्यूसर्स प्लस गवर्नमेंट, यानी कि अभी C+I+G आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। आज के लिए जस्ट एक ही लेक्चर। चलिए इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।